नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक रात करण नाम का लड़का रास्ते से जा रहा था, मगर उसे क्या पता था कि आज की रात उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। करण के लिए ये रात साधारण नहीं थी। उसकी नजरें उस तंग सी सड़क के आखिरी मोड़ पर टिकी थीं, जहां पुरानी हवेली खड़ी थी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में बचपन से ही शहर में बातें होती आई थीं। लोग कहते थे कि वहां रात का समय चलने वाला नहीं होता, कि दीवारों में से किसी की हवा निकलती है जो किसी को सलाम नहीं करती। करण ने ज्यादा बार सुना था पर कभी देखा नहीं था। अब वो अकेला पिछले महीने मिले एक अजीब किराए के दस्तावेज के कारण उसी हवेली में रहने के लिए जा रहा था। दस्तावेज में केवल उसका नाम था, कोई पता नहीं, कोई स्वामी नहीं, और एक साइंचर जो किसी मशीन से निकली हुई सी दिखती थी, ज्यों कि उसके किनारे पर सूखते हुए रक्त के धब्बे थे। करण को समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो दस्तावेज क्यों स्वीकार कर लिया, पर स्वीकार कर लिया हुआ था अपनापन नहीं, एक तरह की चुनौती, या फिर किसी ने उसे फंसाया था। हवेली की ऊंची लौके खिड़कियां और टूटी फूटी छत ने उसका स्वागत ऐसे किया मानो कोई पुरानी शत्रुता फिर से वहीं लौट आई हो। दरवाजे का लोहा गूंजता हुआ खुला और अंदर की हवा ने उसे अपनाया भी और ठुकराया भी, गंभीर, ठंडी, जैसे कि किसी ने सच्चाई जीती यूं ही दबा दी हो। करण की उंगलियां दस्तावेज की उंगली सीधी पर फिसल गईं। वो अपने सामान के साथ अंदर घुसा और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर की दुनिया की आवाज़ें जैसे गहरे समुद्र की तरह दब गईं। हवेली की दीवारों पर पुराने फ्रेम में लगे चित्र धुंधले थे, पर आंखें उनमें अभी भी हिलती हुई लगती थीं। हर कमरे में परछाइयां ऐसे इकट्ठा हुई थीं जैसे रात ने एक बैठक बुलाई हो, और हर मेज की खामोशी ने कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं निकले। करण ने पहला कदम रखा और फर्श की आवाज ने उसे पुकारा। कांपती हुई खिड़कियों में से चांदनी आई और बिखर कर रंग बदल गई। वो रंग जो इंसान के चेहरे पर अंधेरे में अचानक दिखता है, वो रोशनी जो सच बोलती है और फिर सोचने पर झूठ लगती है। रात गहरी हुई और हवेली के हर कमरे का अपना एक समय था। घड़ियां चलतीं, पर उनकी काट हर बार कुछ सेकंड के लिए रुक जातीं, मानो घड़ी भी सांस रोककर कुछ सुन रही हो। एक पुराना पियानो दीवार के पास खड़ा था। उसके ऊपर सूखे फूलों का एक गुच्छा रखा था और कीलें जंग लगी थीं। जब करण ने अपने हाथ उसका काठी छुआ तो पियानो ने खुद ही एक लंबी धीमी धुन बजा दी, एक टोन जो न तो आनंद था न ही शोक। ये एक आवाज थी किसी भूली हुई स्मृति की। करण डर के बावजूद नहीं भागा, वो केवल रुका और सुना। धुन ने उसे अंदर की ओर खींचा, किसी छुपे हुए कमरे की ओर, जहां एक तालाब सा अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार था। अगले दिन सुबह कमजोर धूप आई, पर हवेली ने अपना रक्षक चेहरा नहीं खोया। करण ने एक छोटी लैंप जलाई और नोट किया कि हवेली के अधिकांश फर्श पर पुराने दिनों के अखबार बिखरे हुए थे। सबके शीर्षक वे यथार्थ नहीं बताते जो उनकी खबरें थीं। वे कुछ और ही बोलते थे, जैसे कि किसी ने सुर्खियों को बदलकर अपने नामों से भर दिया हो। खेल खत्म, किसका थकना। हर अखबार की हेडलाइन में एक शब्द अजीब सा बार बार दिखता, लौटना। करण ने सोचा ये किसी वाक्य का हिस्सा होगा, पर शब्द हर जगह अलग अलग ढंग से उभरता, कभी तस्वीर के नीचे, कभी छत पर गिरी हुई काली स्याही के छींटों में। करण को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने पड़ोसियों से पूछा, पर पड़ोसी केवल सिर हिलाकर निकल गए। उनकी आंखों में कोई परेशानी थी जो आंखों से ज्यादा जुबान में थी। वे उन बातों को गुमनाम रखने की चाहत रखते थे, जैसे किसी पुरानी बीमारी की तरह। पर एक वृद्ध महिला जो सड़क के मोड़ पर बैठी रहती थी, उसने करण की ओर देखा और बोली, वो घर किसी की नहीं सुनता बेटा, पर जब घर किसी को चुन लेता है तो वापस उसे अपने पास बुला लेता है। करण ने पूछा, किस तरह लौटता है, क्या अप्राकृतिक कुछ? वृद्ध महिला ने केवल कहा, हर लौटना एक किस्म का हिसाब होता है और हवेली हिसाब मांगती है। करण को लगा कि ये सब अंधविश्वास है, पर दिल में एक अजीब ठन ठन सी आवाज उठने लगी। उसी रात जब वो सोने गया तो उसने सपने में उस हवेली की दीवारों के भीतर किसी का चलना महसूस किया। सपने में किसी ने धीरे से नाम कहा,
करण। और जब उसने मुड़कर देखा तो सामने का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि उसने अपने चेहरे की उपस्थिति खो दी। आवाज ने कहा, वापस आ जाओ। और करण के कंधे पर एक हाथ पड़ा, गर्म और नम। वो जागा, सांस भारी, पसीना चेहरे पर जमा। खिड़की से बाहर देखा तो चंद्रमा मानो छोटे छोटे छेदों से छन कर आ रहा था। उसकी रोशनी ने पत्तियों पर चोट की और फिर धीमा हो गई। करण ने निर्णय किया कि वो रात को कमरे के सभी दरवाजे और ऊंचे पंखे बंद रखेगा। पर हवेली की आवाजें बंद न हुईं। दीवारों के भीतर से फुसफुसाहट उठती और उतरती, कभी पास आती और फिर दूर। एक आवाज बार बार दोहराती, यहां ठहर जाओ। और करण के कानों में ये मानो किसी वृद्ध की पुकार हो। वो आवाज उसे किसी गहरे कुएं की तरह खींच रही थी, जहां से उठती धुंध किसी के चेहरे को छिपा लेती थी। करण ने अपने आप से कहा कि ये सब उसकी कल्पना है, पर कल्पना भी क्या चीज होती है। ये वही थी जिसने उसे यहां आने के लिए उकसाया था। दूसरी रात को उसने हवेली के तहखाने की सीढ़ियां उतरते देखा। दरवाजे जो ऊपर से बंद थे, नीचे से कोई रास्ता जा रहा था जिसमें मिट्टी का महीन चिल्लाता गंध था। करण ने तीव्र की जिज्ञासा के साथ नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचते ही हवा बदल गई, गहरा, पुराना और भारी। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे। हर फोटो के बैक पर एक तारीख और एक नाम लिखा था, पर उन नामों के पास एक शब्द और था, लौटा। करण ने महसूस किया कि हर व्यक्ति जिसने कभी इस हवेली में कदम रखा, उसे वापस आना पड़ा था, और हर वापसी के बाद हवेली ने उनसे कुछ लिया था, यादें, चेहरे, रातें। तहखाने के कोने में एक कटोरा रखा था, उसमें सफ़ेद राख जैसी कुछ परतें थीं और बीच में एक छोटी चिट्ठी फंसी थी। चिट्ठी पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो लौटता है उसे आज नहीं बढ़ता। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ थरथराए, पर साथ ही एक अजीब पुष्टि हुई। ये हवेली सचमुच किसी हिसाब से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे दिनों ने आकार लिया, करण ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड एक एक कर पढ़े। पुरानी डायरी, पत्र, रसीदें, हर पन्ना अंत में किसी एक वाक्य से खत्म होता, हवेली को लौटाना चाहिए। हर बार जिन शब्दों ने उसे डांटा, वे उसके अपने नाम को लपेट लेते और उसे चौंका देते, जैसे नाम उसे चकमकाते हुए कह रहे हों कि वो भूल रहा है कि उसने खुद से किससे सौदा किया था। शहर के लोग धीरे धीरे और दूरी बनाने लगे। कुछ अजीब घटनाएं सामने आने लगीं, बिल्ली की आकस्मिक मृत्यु, एक बच्चे का खो जाना, और फिर कई दिनों बाद उसकी लोअर ब्यून में कोई निशान। पर किसी ने हवेली को दोष नहीं दिया। लोग कहते थे कि समय की गलती है, उम्र है, पर करण को पता था कि सच कुछ और है। एक शाम जब बारिश तेज हुई, हवेली के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई, धीमी पर सुनाई देने वाली, जैसे कोई बड़े जूते नहीं चलाता बल्कि कोई पुराने कपड़ों में चलकर आ रहा हो। करण ने दरवाजा खोला और देखा कि कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास धरती पर एक पैटर्न उभरा, मानो कोई घुटने के बल रेंग कर गया हो और फिर उठकर चला गया हो। वो पैटर्न ठोस था और उसकी छाप पर एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने कागज और सड़ती लत्तियों की। उसी रात करण ने ध्यान दिया कि हवेली की दीवारों पर अचानक से नए चित्र उभर आए थे। वे चित्र किसी तरह उसके पिछली यादों से मिलते जुलते थे। उसके बचपन की एक तस्वीर, उसकी माँ की हंसी, एक दिन का समुद्र, पर ये सभी चित्र उखड़े हुए और कटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें काट कर फिर जोड़ा हो। हर चित्र के कोने पर किसी ने छोटी छोटी डोरी बांधी थी, जिस पर रेशमी धागे टंगे थे। इन धागों पर छोटे छोटे नाम लिखे थे और हर नाम के ऊपर एक तारीख कैद थी। तारीखें वो थीं जिन दिनों लोगों ने हवेली में कदम रखा और फिर गायब हुए। करण ने महसूस किया कि हवेली किसी सूची को पूरा कर रही थी और वो सूची हर बार बढ़ रही थी। एक रात जब वो गहरी नींद में था, किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी, हल्की, कोमल, जैसे कोई धीरे से किसी पुरानी चीज को छू रहा हो। वो उठा और खिड़की के पास गया। वहां बाहर एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखों में नीला अंधेरा और चेहरे पर एक स्थिरता जो भय का नहीं, विश्वास का प्रतीक थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, पर उसने अपनी हथेली उठाई और करण की ओर इशारा किया, एक इशारा जो बताता था कि कुछ पूरा होना बाकी है। करण ने पूछा कि वो कौन है, पर औरत मुस्कुराई, जो हंसी नहीं थी बल्कि एक घटना का संकेत था। फिर उसने कहा, जो लौटेगा उसे याद रखना होगा।
उसके शब्दों में एक शर्त थी, जैसे कि किसी ने उसे पढ़ा हो, जो केवल किसी खास घड़ी में खुलती हो। करण ने कहा, कौन लौटेगा? और औरत ने धीरे से उत्तर दिया, जो कभी गया था। वो औरत गायब हो गई, जैसे किसी ने पर्दा उठा लिया हो। अगले दिन करण ने हवा में वही पुरानी गंध पाई और तहखाने की ओर लौट आया, पर तहखाने में पहले से ज्यादा तस्वीरें थीं और हर तस्वीर के नीचे नया नाम। उन नामों में एक नाम ऐसा था जिसे करण जानता था, पर उसने वो नाम बेवजह ही भूल रखा था। उसकी खुद की बचपन की प्रेमिका का नाम रीना। रीना का नाम देखकर करण की सांस अटक गई। वो याद आया कि उसने बचपन में रीना को हवेली के पास देखा था, दोनों बच्चों की तरह बेतकल्लुफ बातें करते हुए। पर वो क्या कर रही थी यहाँ? उसकी यादें अचानक छीन ली गई थीं और अब इस नाम के साथ एक फुफकार थी, लौटना। करण के भीतर एक भारी चिंता घर कर गई। उसने पन्नों और तस्वीरों के बीच खोज की और पाया कि रीना की तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज था, जिसमें लिखा था, जिसने चुना उसे वापस बुलाओ। ये वाक्य करण के मस्तिष्क पर लिपटा रहा। किसने चुना? किसने उसे चुना और किसने बुलाया? जैसे जैसे हवेली की रात बीती, करण को यह एहसास हुआ कि हवेली किसी तरह अतीत को वर्तमान में पिरोने का काम कर रही है। हर किसी की कमी, हर किसी का गायब होना इस हवेली की एक लंबी तारीख थी, एक सूची जिसे पूरा होना था। करण ने शहर के रिकॉर्ड रूम में जाकर पुराने कागजात देखे और पाया कि सैकड़ों साल पहले इस जमीन पर एक परिवार का नाम लिखित था, जो अचानक एक ही रात में गायब हो गया था। रिपोर्टों में कुछ नहीं, सिर्फ एक संकेत, वापसी पर रोक नहीं। करण ने महसूस किया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक चक्र था, वो चक्र जिसने समय के साथ खेला और लोगों को अपने अंदर समेट लिया। भाग एक का अंत ऐसा नहीं था कि बातें रुक गईं, बल्कि ये एक घृणित निर्माण का आरंभ था। हवेली ने अपना अगला कदम उठाने की ठानी थी और करण ने बिना समझे क्यों अपने आप को उसी सूची का हिस्सा पाते हुए देखा। एक नाम जो किसी ने पहले। हवेली का अंधेरा अब और गहरा हुआ था और करण के सपने सख्त वास्तविकताओं में बदलने लगे थे। हर सपना एक छोटी घटना का पूर्वाभास था, एक मुस्कान, एक गीत की पंक्ति, एक घंटी की खनक, जो अगले दिन हवेली की दीवारों पर किसी रूप में दिखाई देता। एक सुबह उसने पाया कि उसकी खुद की छवि एक पुराने दर्पण में बदल चुकी थी। दर्पण ने उसके चेहरे को खरोंचों और पीलापन से भर दिया था, मानो समय ने उसे रेखांकित कर दिया हो। वो दर्पण हल्का सा हिल रहा था और दर्पण के किनारे पर एक नाम महीन हाथों से लिख दिया गया था, करण, लौटना। ये देखकर उसकी रूह में एक ठंडक दौड़ गई। वो समझ गया कि हवेली उसका इंतजार कर रही थी और अब वो किसी पेचीदे खेल में फंस चुका था जिसके नियम उसने नहीं लिखे थे। करण ने ठान लिया कि वो उन लोगों को ढूंढेगा जिनके नाम सूची में थे और समझेगा कि कौन वास्तव में लौट आया था और किसने उससे क्या लिया। एक एक कर उसने उन परिवारों के पुराने सदस्यों से मिलना शुरू किया। कुछ बातें टूटी हुई यादों की तरह सामने आईं। किसी के दाना ने अचानक गायब होना स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा कि उनमें एक आंख बंद रह गई जो अब कभी नहीं खुलती। किसी ने बताया कि रातों में कोई गीत सुनाई देता। पर सच को ढूंढना आसान नहीं था। लोग भूलते थे, झूठ बोलते थे या फिर ऐसे पत्ते खोलते थे जो औरों की हंसी में बदल जाते। फिर भी एक पत्थर सा सबूत मिला, एक पुराना पत्र जो हवेली से जुड़ा था और जिसमें कहा गया था कि हवेली कृपा नहीं करती और करार सिर्फ तब खत्म होता है जब लौटने वाला खुद का नाम पढ़कर आगे बढ़े। पर आगे कैसे बढ़ना था यदि फंसा हुआ अतीत ही हर बार वापसी की शर्त थोपता था? करण के मन में एक सुलझी हुई योजना आई। अगर हवेली यादें मांगती है तो वो इसे यादें दे देगा, पर जो यादें हवेली सबसे ज्यादा नापसंद करती है, अपनी यादें, अपनी पहचान की कमजोरी। इस विचार ने उसके भीतर कुछ नया जन्म दिया। उसने रीना के बारे में और खोज की। उसने पाया कि रीना गायब हुई थी ठीक उसी रात जब उसने और करण ने एक दूसरे के हाथ थामे थे और कहा था कि वे किसी भी सच्चाई से भागेंगे नहीं। रीना के परिवार ने कहा कि उसने अचानक रात में घर छोड़ा और फिर कभी लौटी नहीं, पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो क्विकेंड में ऊंचा पाप कर चुकी थी। वो बस गायब हो गई थी, एक खाली स्थान, एक अधूरा गीत। करण ने निश्चय किया कि उसे रीना से मिलने का कोई तरीका खोजेगा, चाहे वो हवेली की दीवारों के अंदर ही हो। एक रात जब चांद छुपा था और बादल उनकी गर्दन पर जैसे सांस फेरते हुए गुजर रहे थे, करण ने दरवाजे की चाबी घुमाई और तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा।
वहां उसने पाया कि दीवार के एक हिस्से पर स्याही और सोने के पत्तों से कुछ अक्षर उभर रहे थे। वो अक्षर तब भी दिखाई देते थे जब वो पास खड़ा होता और गायब होते जब वो दूर जाता। वो अक्षर एक जाल की तरह थे। हर बार जब वो पढ़ता तो एक नया वाक्य बनता, हमने चुना, अब लौट आओ। करण ने महसूस किया कि ये चुना किसने था, किसने इस हवेली को किसी उद्देश्य के लिए चुना था। उसने रिकॉर्ड ढूंढे और पाया कि सदियों पहले इसी हवेली में एक तेज तर्रार महिला रहती थी जिसका नाम कामिनी था। उसने कहा था कि वो मौत और जीवन के बीच की दुनिया को जोड़ देगी ताकि कोई भी चाहकर भी ना मर सके। पर उसका प्रयोग उल्टा हो गया और हवेली ने कामिनी की शक्ति को निगल लिया। कामिनी ने हवेली को एक प्रकार का दरवाज़ा बना दिया था, एक दरवाज़ा जो लोगों को वापस खींचता था, पर वापस खींचते समय उनसे कुछ लिया जाता था, उनकी पहचान, उनकी हंसी, उनकी रातें। करण ने महसूस किया कि हवेली किसी देवता की तरह नहीं बल्कि एक मांगने वाली मशीन की तरह बन चुकी थी। ये मांगती थी कि लोग लौटें और इसे उपहार दें। अगर वो सच था तो एक रास्ता था, हवेली को एक देन दे के उसे शांत करवा सकते थे, पर देन किसे और कैसे दें? कामिनी का नाम उसे बार बार मुंह पर आता, पर कोई जिंदा व्यक्ति कामिनी को पहचान न सका, जैसे वो हमेशा हवेली की ही आवाज रही हो। करण ने तय किया कि वो हवेली के भीतर कामिनी की खोज करेगा। तहखाने के भीतर एक पुरानी लकड़ी की पुस्तक मिली, कुंदन से लेपित, पर उसके पृष्ठ जर्जर थे। पुस्तक में कामिनी की डायरी थी। उसमें लिखा था कि उसने न केवल जीवन और मौत के बीच एक सेतु बनाया था, बल्कि लोगों की स्मृतियों को भी एक जगह कैद कर लिया था ताकि वो कभी कहीं और बिखर ना सके। पर कामिनी ने लिखा कि वो खुद उस सेतु में फंस गई और जब उसने मदद मांगी तो हवेली ने उसे खाने की कोशिश की। आखिर में कामिनी ने लिखा, यदि कोई इच्छुक हो तो हवेली को बंद कर दे, पर इसके लिए एक और लौटना होगा, वो जो स्वयं को भुला दे। ये वाक्य उसके सीने पर भारी पड़ा। क्या वो लौटना बनना चाहेगा जो हवेली को बंद कर दे? क्या वो अपनी यादें, अपना अस्तित्व दे देगा? उसके विचारों में एक तरह की शुद्धता और भय दोनों उभरे। फिर उसने महसूस किया कि अपना अपना देना अलग हो सकता है। अगर हवेली यादें मांगती है तो वो इसे यादें दे सकता था, पर ऐसी यादें जो हवेली के लिए उपयोगी ना हों, यानी जो हवेली की नींव को कमजोर कर दें। करण ने योजना बनाई कि वो हवेली की दीवारों में जमा सारी यादों को एक साथ बुलाएगा और उन्हें स्पष्ट कर देगा। वो उन यादों में खुद की याद, रीना की स्मृतियों को दाखिल करेगा, पर एक सच्चाई के साथ कि रीना ने चुना था कि वो कुछ और हो, कि वो स्वयं ने हवेली को अपने हिस्से की याद नहीं दी थी। करण ने मेहनत करके उन पन्नों को जो हवेली की सूची में थे उन्हें इकट्ठा किया। उसने लोगों के नामों के पास जो कहावतें, लकीरें थीं, उन्हें तोड़कर नए वाक्य बनाए, वाक्य जो हवेली की मांग को उलट देते। जब वो ये सब कर रहा था तो हवेली ने विरोध किया। दरवाजों की कड़ियां बज उठीं, खिड़कियां कान खोलकर चिल्लाईं, दीवारों से कुछ नर्म आवाजें निकलती जो मानो उसके गले में कोई पत्थर फंस गया हो। पर करण ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अंतिम जतन तब किया जब हवेली की घड़ी 12 बजने वाली थी। वो तहखाने में गया, पुस्तक उठाई और उन शब्दों को उच्चारण करने लगा जो कामिनी ने छोड़े थे, पर उसने उन्हें पलट कर कहा, लौटना नहीं, जाना। हवेली ने पूरे शरीर से लड़ाई छेड़ दी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर उभर आईं, दीवारों से हाथ बाहर आए और आग की लकीरें उठीं, पर करण ने पढ़ना न छोड़ा। जब उसने आखिरी शब्द कहा तो एक भारी आवाज निकली, एक प्रकार की चीख जिसे आधे शहर ने सुना होगा, पर कोई बाहर न आया। हवेली का दिल जैसे टूटा, दीवारों से जाल सी बनावट फट गई और उन तस्वीरों के चेहरे जैसी झिल्ली उखड़कर गिर पड़ी। करण ने महसूस किया कि कुछ बाहर आ गया है, कोई शांत द्रव्य जो हवा में तैरकर फिर मिट्टी में मिल गया, और फिर एक शांति आई जैसे बारिश के बाद जमीन ठंडी हो जाती है। पर क्या सब खत्म हो गया था? करण तहखाने में लौटकर देखा और पाया कि वहां एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ है जिसके भीतर कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा। पर अब अंधेरा इतना आक्रामक नहीं था। वहां एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था कि जो गया वो गया, पर जो लौटा वो अपना नहीं रहा। करण ने महसूस किया कि हवेली ने कुछ छोड़ दिया था, एक शेष जो अब किसी का नहीं था, पर किसी तरह सब चीज़ों का हिसाब बराबर कर दिया गया था। वो चिट्ठी उसके हाथ में थी और उसके भीतर अब एक नया सवाल उठता था, क्या जिसने भी लौटना चुना था उसने सच में क्या खोया? करण की आंखों में वो नाम उभरा, रीना। उसने महसूस किया कि रीना कहीं थी, पर वो अब वही रीना नहीं थी जो वो जानता था। पर भी उसकी यादें हवेली के जाल से निकलने की राह तलाश रही थीं। करण ने उस रात के बाद शहर में देखा कि कुछ लोग बदल गए, कुछ की आंखों में नई शांति थी, कुछ ने अपने खोए हुए हिस्सों का दुख पिटार कर रखा था। पर हवेली की दीवारें अब शांत थीं, परंतु खाली नहीं।
उन पर अब चेतावनी लिखी थी, वापसी अब बंद है, पर सत्य के दांव ऊंचे हैं। करण ने जाना कि उसने हवेली को बंद तो किया था, पर इसके साथ एक समझौता हुआ था। हवेली ने उसे अपनी सूची से निकाल दिया था, पर बदले में उसने कुछ और मांगा था, एक अकेलापन, एक स्मृति का खाली पिटारा। करण एक तरह से मुक्त था, पर वो भी कुछ खो चुका था। रीना का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता गया, उसकी ठंडी मुस्कान अब सिर्फ एक छाया बनकर रह गई थी। करण कभी कभी महसूस करता कि जब हवेली ने सांस ली थी तब उसने किसी और को छोड़ दिया था, एक दूसरे को जो अब शहर में कहीं खामोशी से बैठा होगा और किसी का नाम पुकार रहा होगा। करण ने खुद से कहा कि कुछ चीज़ें सुलझती नहीं पर बदलती हैं। हवेली ने लोगों को लौटाया और लोगों ने उसे कुछ दिया, यादें, नाम, रातें, पर हर देने के साथ एक नया सवाल उभरता रह गया, क्या हमारी यादें हमें बनाती हैं या हम अपनी यादों को बनाते हैं? करण ने उस सवाल का सीधा उत्तर नहीं पाया, पर उसने जाना कि जिन चीज़ों को उसने खोया था वो वापस बहता पानी नहीं थी, वो अब किसी अंधेरे तालाब में सिकुड़ कर रह गई थी। वो शहर छोड़कर नहीं गया, उसने हवेली में एक छोटा सा कमरा रखा जहां वो रोज़ बैठता और उन पन्नों को पढ़ता जो हवेली की किताब में बचे थे। वो बहुत कम सोया और ज़्यादा समय जगे रहता, क्योंकि अब उसे पता था कि कुछ चीज़ें रात में लौट कर आती हैं और कुछ हमेशा के लिए चली जाती हैं। एक दिन जब करण हवेली की छत पर खड़ा था और नीचे की सड़क पर लोगों को देख रहा था, उसने एक लड़के को देखा जो तहखाने के पास से गुजर रहा था। उसकी चाल में वही ठिठक सी रुकावट थी जो कुछ नामों में होती है, आंखें थोड़ी गुमनाम। करण ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा थी। उसने कहा, मैं वो हूँ जो लौट कर आया था, पर अब मैं अपना नहीं हूँ। करण ने उस लड़के को देखा और उसे वही चिट्ठी दी जो तहखाने से मिली थी। वो चिट्ठी जिस पर लिखा था कि लौटना अब बंद है, पर सत्य दांव पर है। लड़के ने पत्र पढ़ा और अचानक उसकी आंखें चमक पाई, नया दर्द और नई आज़ादी दोनों। करण ने महसूस किया कि शायद यही हवेली का अंतिम उपहार था, ना कि सब कुछ देना, पर किसी को वो चक्र समझने का मौका देना जिससे वो निपट सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस बदल जाती है, किसी और के हाथ में अपनी दास्तान सतह पर छोड़ देती है। करण ने खुद को वहीं रखा, एक प्रहरी, एक यादगार, हवेली के पहरेदार के रूप में जो जानता था कि वापसी अब शायद बंद थी, पर उसकी गूंज कहीं गुमनाम झिरझिरे में रहती। उसके पास अब रीना की स्मृति थी, पर वो धुंधली थी। वो किसी कदर उसे वापस पाने की चाह में नहीं था, पर उसका होना उसकी वास्तविकता का हिस्सा था। उसने हवेली की खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि जीवन में कुछ द्वार खुद ही बंद हो जाते हैं और कुछ को बंद करने के लिए हमें अपनी आत्मा का हिस्सा दे देना पड़ता है। करण ने मुस्कुराया, एक छोटी थकी हुई मुस्कान, और हवेली ने मानो उसका धन्यवाद करते हुए उसकी तरफ हल्की हवा भेजी। हवा में एक पुरानी धुन थी, पर अब वो धुन किसी भय की नहीं, सिर्फ एक याद की तरह थी। टूटी परतों के बीच बची हुई एक छोटी सी चमक। कहानी की बंदिशें ढीली पड़ चुकी थीं। हवेली अब केवल एक इमारत नहीं थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी, एक स्मृति का मंदिर जो हमें याद दिलाता था कि कुछ लौटते हैं और कुछ फिर से नहीं आते, और जब वे नहीं आते तो हम ही उन्हें अपने भीतर बचाकर रखते हैं ताकि उनके बिना जीना सीख सकें।